दोस्तों, आज से हम इस चैनल के माध्यम से 35 से 40 एपिसोड बनाकर भारत का संविधान सरल भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। हमारी चैनल के साथ बने रहिए और दूसरों को भी हमारी चैनल के साथ जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान में आमुख दिया गया है यानी कि प्रीएम्बल, जिसमें अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। उस शब्द को भी आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले बात आती है भारत का संविधान कब और कैसे लागू किया गया। तो दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संसद में स्वीकारा गया और 26 जनवरी 1950 के दिन उसे लागू किया गया। बात आती है 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया। संविधान उससे पहले या उसके बाद भी लागू किया जा सकता था। उस टाइम पर भारत में कांग्रेस की सरकार थी। 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस था, इसीलिए भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन चुना गया। वैसे देखा जाए तो भारत के संविधान में आमुख का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में आमुख को विशिष्ट जगह दी गई है। इसी वजह से जब भी भारत में कोई भी कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले उसे आमुख के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि कानून में कोई भी गलती पाई जाती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है और आमुख के माध्यम से ही अगर सरकार के द्वारा कोई गलत कानून पारित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे खारिज भी किया जा सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान में आमुख का इतना ज्यादा महत्व देखा जाता है। दोस्तों, अब हम भारत के संविधान में आमुख के माध्यम से दिए गए शब्दों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हम भारत के नागरिक, यानी इस शब्द के माध्यम से बताया गया है भारत में भारत के नागरिकों का ही शासन होगा। किसी भी बाहरी सत्ता भारत में उसका कानून नहीं लगा सकती। तो इसके माध्यम से हमें विशेष अधिकार दिया गया है। भारत के नागरिकों के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा ही भारत का शासन किया जा सकता है। किसी भी बाहरी शक्ति को भारत में स्वीकारा नहीं जा सकता। इसके आगे सार्वभौम शब्द दिया गया है। सार्वभौम यानी कि ऐसी सर्वोच्च और अमर्यादित सत्ता जिसे सर्वोपरि माना जाए और लोगों के द्वारा स्वीकारा जाए। तो आप लोग उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, भारत में आज सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च सत्ता मिली हुई है और भारत के राष्ट्रपति को सर्वोपरि माना जाता है। तो भारत के संविधान के तहत यह बताया गया है कि लोगों को विश्वास हो सके और नागरिकों के अधिकारों को किसी भी तरह से हनन न किया जाए, ऐसी सर्वोच्च और सर्वोपरि सत्ता भारत में स्थापित होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं सार्वभौम। इससे आगे समाजवादी शब्द दिया गया है। भारत के संविधान में संशोधन कर समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। समाजवादी यानी सोशलिस्ट। भारत के संविधान में इस शब्द को जोड़ने का बहुत महत्व था। भारत की संसद में चुने हुए संसद सभ्यों के द्वारा इसे जोड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई और अंत में संशोधन करके इसे जोड़ा गया। इस शब्द को जोड़ने के पीछे मुख्य कारण लोगों का जीवन जीने का तरीका बदले, लोगों की सलामती मिले और इससे ज्यादा सभी लोगों की अच्छे से अच्छी आय दी जाए। लेकिन आज भी लोगों को समान तरीके से आय नहीं दी जाती। लोगों के जीवन जीने के तरीके में भी बहुत सा बदलाव नहीं देखा जाता और सभी भारत के नागरिकों को सलामती भी नहीं दी जाती। तो इस विषय के ऊपर सभी लोगों को और सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। इससे आगे आमुख में बिन सांप्रदायिक यानी कि सेक्युलरिज्म शब्द को बात बताई गई है। इस शब्द को भी भारत के संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। भारत के संविधान में बिन सांप्रदायिक शब्द का बहुत महत्व है, लेकिन इसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता। इस शब्द के तहत 4 बातें बताई गई है। पहला, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, राज्य धर्म की बातों में किसी भी तरह से नहीं जुड़ेगा। तीसरा, किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति को राज्य के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और चौथा, राज्य के द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से ही कार्य किया जाएगा। तो मुख्य तौर पर यह 4 बातें बिन सांप्रदायिक शब्द के तहत बताई गई है। स्पष्ट रूप से बताया गया है, चुनी हुई सरकारों के द्वारा किसी भी एक वर्ग या धर्म के साथ जुड़ा नहीं जा सकता और किसी एक धर्म विशेष को सपोर्ट भी किया नहीं जा सकता। और इसके अलावा उदाहरण के तौर पर समझिए, किसी साल अगर बारिश नहीं होती, ऐसे में सरकारों के द्वारा वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर बारिश लाई जाए, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए।
लेकिन अभी हम देख रहे हैं सरकारों के द्वारा अगर बारिश नहीं होती, ऐसे में धार्मिक प्रवृत्ति को इसके साथ जोड़ दिया जाता है। अलग अलग धर्मों को बारिश के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि हिंदू धार्मिक संस्थानों के ऊपर होम हवन करवाए जाते हैं, मुस्लिम धार्मिक संस्थानों के ऊपर बारिश लाने के लिए नमाज अदाई करवाई जाती है। भारत के संविधान के तहत इसे गलत माना गया है, तो हमें इसे नहीं स्वीकारना चाहिए। बारिश लाने के लिए होम हवन या नमाज अदा करवाने की जगह पर सरकारों के द्वारा वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग होना चाहिए और वैज्ञानिक तरीकों से बादल बनाकर बारिश करवाई जानी चाहिए। तो भारत के संविधान के तहत मुख्य तौर पर बिन सांप्रदायिक शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि भारत में चुनी हुई सरकार किसी भी एक धर्म विशेष के साथ नहीं जुड़ सकती और किसी भी एक धर्म विशेष को सपोर्ट भी नहीं कर सकती। भारत में चुनी हुई सरकारों को सभी धर्म के लोगों को साथ में रखना जरूरी माना गया है, लेकिन भारत में इसकी भी कमी देखी जाती है। इससे आगे आमुख में लोकशाही शब्द जोड़ा गया है। लोकशाही यानी लोगों के द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग कर चुनी हुई सरकार, लेकिन लोकशाही शब्द में मात्र सरकार चुनने की बात नहीं बताई गई। लोकशाही शब्द के तहत भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय वाली व्यवस्था जैसी लोकशाही होनी चाहिए, इसके ऊपर जोर दिया गया है। इसीलिए भारत में राजकीय, आर्थिक और सामाजिक सभी पदों पर 18 साल से ज्यादा आयु वाले नागरिकों को भाग लेने का अधिकार मिला हुआ है। वैसे तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकशाही स्थापित है। लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में लोगों के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए हमें मिला हुआ मताधिकार, जिसका हमें सही तरीके से और सही समय पर अच्छा उपयोग करना चाहिए। इससे आगे आमुख में प्रजासत्ताक यानी कि रिपब्लिक शब्द दिया गया है। रिपब्लिक यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें आखिरी सत्ता लोगों के हाथों में दी गई हो। सभी भारत के नागरिकों को संविधान के तहत बहुत से अधिकार दिए गए हैं और किसी भी व्यक्ति के द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार नागरिकों से नहीं छीने जा सकते। तो यही है रिपब्लिक शब्द का महत्व। इससे आगे भाईचारा शब्द बताया गया है। भाईचारा शब्द इसीलिए बताया गया है क्योंकि भारत में बहुत से अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इसी तरह से अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो ऐसे अलग अलग जाति और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले सभी भारत के नागरिकों को किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना समान तरीकों से भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह पर रहने की और कोई भी धर्म के साथ जुड़ने की अनुमति इस शब्द के द्वारा दी गई है। तो भारत में किसी भी धर्म, जाति या बोली बोलने वाले किसी भी भारतीय नागरिक के साथ गलत व्यवहार कभी भी नहीं स्वीकारा जा सकता। यही है इसका महत्व। इसी तरह से आमुख में और 3 शब्द बताए गए हैं। न्याय, समानता और स्वतंत्र, इन 3 शब्दों का भी विशेष महत्व माना जाता है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, ज्ञाति, धर्म और लिंग को ध्यान में रखकर चुनी हुई सरकार या फिर किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा गलत तरीके से व्यवहार कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी कि समान तरीके से भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। इसी तरह से समानता शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि भारत में चुनी हुई सरकारों के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों को समान तरीकों से देखा जाना चाहिए। सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए। सभी नागरिकों को एक समान न्याय मिलना चाहिए। सभी नागरिकों को एक जैसी व्यवस्था मिलनी चाहिए। सभी नागरिकों को एक जैसी तनख्वाह मिलनी चाहिए। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, ज्ञाति या लिंग के आधार पर किसी भी वक्त भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी भारत में भेदभाव देखा जा सकता है, चाहे फिर वह शिक्षा की नीति हो या फिर रोजगार की। सरकार जाति के आधार पर जोर देती है और आजादी के इतने साल बाद भी सरकारी नौकरी पाने के लिए जाति का सर्टिफिकेट मुहैया करवाना बहुत जरूरी है। तो यही है भारत में समानता शब्द का महत्व। इससे आगे स्वतंत्र शब्द दिया गया है। स्वातंत्र यानी सभी भारत के नागरिकों का विचार, बोली, अभिव्यक्ति, धर्म, शरीर और जीवन से जुड़ी हुई स्वतंत्रता। किसी भी देश को अच्छा बनाने के लिए नागरिकों को स्वतंत्रता मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी तो लोगों की सोच भी अच्छी नहीं होगी, और लोगों की सोच अगर अच्छी नहीं होगी तो किसी भी तरह से देश को आगे कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसीलिए भारत के संविधान में स्वातंत्र शब्द को मूल रूप से जोड़ा गया है और इसका विशेष महत्व भी माना जाता है। तो अब तक हमने भारत के संविधान में आमुख में बताए सभी शब्दों को अच्छे से समझने का प्रयत्न किया। अब भारत के संविधान में कितने आर्टिकल है, इसके अलावा आपके लिए संविधान को जानने का कितना महत्व है,
यह जल्दी से हम समझ लेते हैं। भारत का संविधान जब लागू किया गया उस वक्त 295 आर्टिकल और 8 अनुसूची थी, जिसमें अभी संशोधन करके 383 आर्टिकल और 9 अनुसूची देखी जाती है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जिस वक्त भारत का संविधान बनाने की विधि चल रही थी उस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान पढ़े गए, समझे गए और उसके अनुभव के आधार पर भारत का संविधान लिखा गया। भारत के संविधान के तहत संघ का संविधान और इसके अलावा राज्य का संविधान भी लिखा गया। भारत एक संघ है जिसमें अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इसी तरह से संविधान को भारत में पारित किया गया है। भारत के संविधान की खूबसूरती यही है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को उनके अधिकार और हक दिए गए हैं। फिर भी अगर चुनी हुई सरकारों के द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन चाहते हुए भी सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए मूलभूत अधिकारों में किसी भी तरह से संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से भारत की चुनी हुई सरकारों के द्वारा गलत कानून पारित किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर कानून में कोई मुश्किल पाई जाती है, यानी कि संविधान के खिलाफ कोई भी कानून पारित किया जाता है, ऐसे में भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून के ऊपर रोक लगा दी जाती है। तो यही है भारत के संविधान की खूबसूरती। दोस्तों, भारत में जब भी कोई भी बड़ी मुश्किल आती है तो ऐसे में सरकार को कोई नुकसान पहुंचता है, तब ज्यादातर देखा जाता है कि सरकार के द्वारा संविधान में कुछ ना कुछ संशोधन किया जाता है। ऐसे में संविधान में जो भी उलटफेर की जाती है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जा सकता है और उस पे रोक लगाई जा सकती है। यानी कि भारत की सुप्रीम कोर्ट और भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च माना जाता है। जब भी चुनी हुई सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून नागरिकों के ऊपर थोपा जाता है तो भारत के राष्ट्रपति उस कानून को खारिज कर सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति खारिज नहीं करते तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कानून को खारिज किया जा सकता है। यही है भारत के संविधान की खूबसूरती। तो आज के वीडियो में हमने भारत के संविधान में आमुख के अंतर्गत दिए गए शब्दों को समझने की कोशिश की है। इसी तरह से आगे संविधान से जुड़े हुए वीडियो आते रहेंगे और सभी वीडियो को समझते हुए हम पूरा भारतीय संविधान समझ लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।